दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो सिविक्स का जो थर्ड चैप्टर है हमारा, ओके, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ओके, 10th क्लास का। तो इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 2 चैप्टर डाल चुका हूं, आप उन वीडियो को आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएंगी। इसके अलावा आपके अगर कोई फ्रेंड्स है 9th क्लास के 12th क्लास के, उनकी भी वीडियो चैनल पे मिल जाएंगी, उनको भी कहो ज्यादा से ज्यादा देखो, ताकि जो है स्टूडेंट्सों को हेल्प मिल सके, और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारे को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करें हम निजी और सार्वजनिक का विभाजन किस तरीके से देखने को मिलता है हमारे को, जो है अगर हम बात करें लैंगिक असमानता की, तो ये विभाजन सिर्फ बचपन से हमारे को देखने को मिलता है, लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में ही, शुरुआत से ही एकदम, ओके। अगर हम बात करें औरतों की मुख्य जिम्मेदारी क्या है, गृहस्थी चलाना और बच्चों का पालन पोषण करने की मानी जाती है। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरतें घर के अंदर का सारा काम करेंगी, खाना पकाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना आदि, जबकि मर्द जो है घर के बाहर का काम करता है। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, वो करते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें पैसा मिलता है बाहर के लिए। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है, मतलब औरतों को नीचा माना जाता है, ओके। पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों को जब मर्द करते हैं, तो वहां पे ये सोच खत्म हो जाती है, और उसके लिए पैसे लेते हैं लोग। मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये, अगर आप बात करोगे सबसे बेस्ट शेफ जो है, तो वो एक पुरुष ही होता है ज्यादातर। इसी प्रकार औरतें घर के काम का बाहर काम भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो काम भी बांट रखे हैं। जैसे जलावन जुटाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना, या खेत में खटरे तक का काम करती है। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का कार्य करती है, ओके। सच्चाई ये है कि अधिकतर महिलाएं जो है अपने घरेलू काम के अलावा अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम कर रही होती है। काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता, लेकिन जो औरतें जो काम कर रही होती है, ऐसा हमारी समाज की सोच शुरू से हो जाती है। तो कार्यों का विभाजन, अगर हम बात करें निजी और सार्वजनिक का विभाजन कर रखा है, कौन सी चीज प्राइवेट है कौन सी नहीं। औरतें तो घर की 4 दीवारी में सिमट के रह गई हैं, और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है धीरे धीरे। तो इसी चीज के लिए अगर हम बात करें, पहले जो है सिर्फ पुरुषों को सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने का अधिकार था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने अधिकार मिलते जा रहे हैं। महिलाओं को जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार अब धीरे धीरे जो है अनुमति मिल गई है, और वोटिंग राइट शुरू से, लेकिन अब महिलाएं अपना वोट का इस्तेमाल भी सही जगह करती हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी का अधिकार हासिल करने के लिए जो आंदोलन चलाए, ओके, महिलाओं के लिए। अब आप बात आती है नारीवादी आंदोलन की, तो महिलाओं के हक के लिए, महिलाओं के समान अधिकारों के लिए, महिलाओं के समान समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाए गए अनेक संगठनों के द्वारा। शिक्षा, रोजगार के अवसरों के लिए, कि शिक्षा मिले महिलाओं को, रोजगार के अवसर मिले, मूलगामी बदलाव की जो मांग करने वाले आंदोलन थे, उन्हीं को क्या कहा जाता है, हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में, ओके। ऐसा माना जाता है कि हाँ, महिलाओं को जो है इसलिए निचले दर्जे का मान लिया जाता है कि हाँ, उनकी सार्वजनिक क्षेत्र में कोई भूमिका ना हो। अगर लैंगिक विभाजन की बात करें, शुरुआत से ही हमारे को विभाजन देखने मिलता है। आज हम बात करें वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतें को हम पाते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे महिलाओं की भूमिका जो है हम देखते हैं। अगर हम बात करें दुनिया के कुछ हिस्सों की, जैसे स्वीडन, फिनलैंड और स्कैंडिनेविया देशों की, तो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। इसीलिए वहाँ का HDI इंडेक्स जो आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत ज्यादा हाई होता है, और यही जो है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 रैंक पे हमारे को देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो अब बात करें पितृ प्रधान समाज क्या होता है, जहाँ पे एक पिता ही घर का मुखिया होता है, और जो पुरुष प्रधान समाज भी कहते हैं हम इसे, जहाँ पे पुरुषों की चलती है। हमारे देश में आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है, पर अभी भी पुरुषों से काफी पीछे है। अगर बात करें महिलाओं की साक्षरता की दर की, 54% महिलाएं सिर्फ पढ़ी लिखी होती है, जबकि पुरुषों की बात करें तो 76% लोग पढ़े लिखे हैं। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। मोस्टली क्या है, 10वीं या 12वीं के बाद उनकी शिक्षा को रोक दिया जाता है। कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली हो, कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उन्हें मौका नहीं मिल पाता। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है हमारे को जो देखने मिलती है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले राजनीति के क्षेत्र में ही, अगर अभी 28 राज्य, हमारे 28 राज्यों में सिर्फ एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री है, बाकी सभी राज्यों में पुरुष मुख्यमंत्री है। वो एक राज्य है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे की ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री है। तो साक्षरता की बात करें या हम बात करें तो महिलाओं को जो है बहुत ज्यादा निचले स्तर पर देखा जाता है।
अगर हम बात करें समान मजदूरी की, तो समान मजदूरी भी नहीं मिलती एक काम को। महिलाएं जब कर रही होती है उनको समान वेतन नहीं मिलता। चाहे वो स्कूलों में टीचर की बात करें, अगर प्राइवेट स्कूलों में बात करें तो महिलाएं जो है कम वेतन पे कार्य कर लेती हैं, जबकि पुरुष जो है उसमें वेतन पे कार्य नहीं करेंगे। समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक महिलाओं की पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। क्रिकेट के क्षेत्र में देखो, क्रिकेट में हम एक से एक स्टार की बात करते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, लेकिन कभी महिलाओं के नामों की बात नहीं करते। हरमनप्रीत कौर कौन है, सैफाली वर्मा कौन है और उनको कितना पैसा मिलता है, नहीं, समान वेतन नहीं मिलता, जबकि दोनों ही खेल रहे हैं। और जबकि लड़कियों के लिए खेलना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है फिजिकल स्ट्रक्चर के कारण, जो फिजिकल एबिलिटी है उसके कारण। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देना, ऐसा मान लिया जाता है। बहुत से तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। अगर हम बात करें सेक्स रेशियो की, देश का लिंग अनुपात है जो भारत का, वो गिनती का 919 रह गया है गिरकर। वो इसका कारण यही है, ये सोच। हरियाणा का सबसे कम है। ये हमारे को देखने मिलता है कि लड़की को पेट के अंदर ही मार दिया जाता है या जन्म लेते के समय मार दिया जाता है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हम आए दिन सुनते रहते हैं। सेक्सुअली वायलेंस, या फिर हम बात करें मारपीट, घरेलू हिंसा। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खासतौर से असुरक्षित है कि आए दिन बलात्कार के केस सुनने को मिल जाते हैं हमारे को, आए दिन एसिड अटैक के केस सुनने को मिल जाते हैं, एसिड अटैक इत्यादि। तो ये जो है एक तरह से हमारे को महिलाओं के लिए देखने मिलता है। पितृ प्रधान समाज में ये सोच देखने मिलती है हमारे को। इसके अलावा बात करें महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस प्रकार देखने मिलता है, तो अगर हम बात करें महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, तो भारत की विधायिका महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में सिर्फ 14% थी, जो ज्यादा मानी जाती है, जबकि बात करी जाए 86% जो है पुरुष थे उसमें। राज्यों की विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ मात्र 5% है, 5%। तो इससे पता लगता है किस तरह कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई, पर मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा। एकमात्र प्रधानमंत्री अभी तक हमारे को देश को मिली है, वो है इंदिरा गांधी। इसके अलावा आज तक महिला प्रधानमंत्री मिली ही नहीं। राष्ट्रपति की बात करें, गिनती की 2 महिला राष्ट्रपति रही हमारी। पहले प्रतिभा पाटिल बनी थी और अभी जो द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की शासन व्यवस्था को संभाल रही है। ओके, नहीं तो हमारे को राष्ट्रपति भी नहीं मिली। मुख्यमंत्रियों में मैंने पहले एग्जांपल दे दिया, ममता बनर्जी का कोई और मुख्यमंत्री है ही नहीं। तो इस तरीके से हमारे पता लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो बहुत कम देखने मिलता है हमारे को। पंचायत, नगर पालिका जो छोटे स्तर पर है, अगर वहां पे वो बाई चांस से सरपंच बनी भी गई महिला, तो ज्यादातर जो है उसके हस्बैंड जो होगा, जो भी है, उनकी चल रही होती है उसमें। आपने ये वेब सीरीज वगैरह में भी देखा होगा। अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ है, 1/3 सीटें है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई लोकसभा के क्षेत्र में, और 2023 में। ओके, इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहते हैं। ओके, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके तहत लोकसभा में 1/3 सीटें जो है आरक्षित कर दी गई है। 106वां संशोधन था ये अमेंडमेंट, जो भारतीय संविधान में किया गया महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है और धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति की। तो आपको पता होगा कि गांधी जी ने कहा करते थे कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, और धर्म से उनका मतलब था हिंदू, इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से ही चलती है। अपने देश में मानव अधिकार समूह ने मांग की कि सरकार को सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए। अगर महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं, जैसे मुसलमानों में कहा जाए तो 3 शादियां जो है आम बात थी, या फिर हम बात करें उनके में रिश्तेदारों में आपस में विवाह कर लेते हैं, तो ये जो है पर्सनल लॉ था उनका। लेकिन अब धीरे धीरे जो है उत्तराखंड पहला राज्य बना यूसीसी लागू करने वाला, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे कहते हैं, एक समान कानून जो है सभी पे लागू होगा, किसी धर्म का कोई पर्सनल कानून नहीं होगा। धर्म और राजनीति जुड़े हैं, ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, अलग अलग हमारे को धर्मों के अलग अलग जो है कानून देखने मिलते हैं। अगर ऐसे छूट दे दी तो सभी धर्म अपना अपना कानून फॉलो करेंगे। सांप्रदायिकता गलत है। हाँ, सांप्रदायिकता क्या होती है कि एक धर्म अपने धर्म को दूसरे धर्म के प्रति जो है बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, दूसरे धर्म के प्रति घृणा फैलाता है। राज्य जो है एक धर्म का पक्ष ना ले, जबकि जो है सभी धर्मों को माने तो उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, जबकि एक ही धर्म को फॉलो करे तो उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता एक ऐसी अफीम है, अगर देश में फैल गई तो देश का टूटना तय है। अगर बात करें हमारे यहाँ पे, जैसे भारत में देखने मिलता है, हिंदू मुस्लिम को लेकर सांप्रदायिक राजनीति देखने मिलती है, जिसमें जैसे बीजेपी जो है हिंदुत्ववादी पार्टी है, वो हिंदूवाद पे जोर देती है, जबकि दूसरी पार्टियां जो है दूसरे धर्मों पे जोर देती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता हमारे को देखने को मिलती है अगर अलग अलग धर्मों के। अगर इसी की जगह हम अपोजिट बोले,
सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसके अपोजिट क्या होता है, वो होता है धर्मनिरपेक्षता, जिसमें जो है सरकार सभी धर्मों को समान मानती है, चाहे वो कोई हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म हो, ओके, जो भी है इन धर्मों को जो लोग मानते हैं इनको वो है समान दर्जा मानती है और सभी के लिए समान कानून होता है। चाहे अगर हम बात करें धर्म के आधार पर जो लड़ाई देखने को मिलती है वो बहुत कट्टर होती है। उसी का नतीजा है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था सन 1947 में। सभी नागरिकों और समुदायों को किसी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है भारत का संविधान। सभी धर्मों को मान सकते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है भारत के संविधान में। धार्मिक 25 से 28 आर्टिकल है, ओके। मौलिक अधिकार है ये कि कोई भी अपना धर्म अपना सकता है, धर्म का पालन पोषण कर सकता है। अगर हम बात करें जाति और राजनीति की, जाति और राजनीति किस प्रकार देखने मिलती है हमारे को, तो जाति और राजनीति की चर्चा अगर हम करें तो जातिगत असमानता हमारे को देखने मिलती है। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में, पर जाति पर आधारित जो विभाजन है देश के अंदर देखने मिलता है और देश को अंदर से खोखला कर देता है। सभी समाजों को सामाजिक असमानता एक ना तरह का श्रम विभाजन मौजूद है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मिलता था। जैसे अगर कोई लोहार का बेटा लोहार बनता था ऐसा माना जाता था पहले, एक दर्जी का बेटा दर्जी बनता था। लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है, जिसमें ये चीज देखने मिलती थी कि जिस जाति में जन्म ले लिया जाति जन्म से निर्धारित हो जाती है। रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है, वंशानुगत चलती रहती है ये। अगर हम बात करें कि उनमें आपस में ही बेटी रोटी अथवा शादी खान पान का संबंध रहता है एक जाति के भीतर। अन्य जाति समूह में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है, ना महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजन में उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। तो जाति व्यवस्था जो है भारत में आज भी जाति व्यवस्था का जो हमारे को लोग देखने मिलता है वो बहुत अलग लेवल का है। वर्ण व्यवस्था जिसमें हमारे को 4 वर्ण देखने मिलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और इसके आधार पर जाति व्यवस्था को बांटा गया था। लेकिन अम्बेडकर जो थे हमारे B.R. अम्बेडकर, उनके द्वारा जाति व्यवस्था के भेदभाव के खिलाफ करने की बात करी गई। और जितना ज्यादा शहरीकरण आते जा रहा है धीरे धीरे, तो लोग अब समझने लग गए, एक साथ बैठ के खाना खाने लग गए हैं, एक साथ बैठ के जो है पढ़ने लग गए। नहीं तो ये चीजें गांव में आज भी देखने को मिलती हैं कि एक जाति के अगर एक निचली जाति का लड़का है शादी करके जा रहा है तो बारात उसकी वो घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, ऊंची जाति के सामने उसको वहां पे मारा जाएगा, पीटा जाएगा। ऐसी हरकतें हमारे को आज भी देखने को मिलती है निचली जाति और ऊंचली जाति के बीच में। राजनीति में जाति अगर हम बात करें तो जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा होती है। ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज बनती है वो जाति के आधार पर बनती है कि एक जाति को सपोर्ट करने के लिए जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करती है तो वो ये देखती है कि यहाँ पे 21 उम्मीदवारों को खड़ा जाए, कौन सी जाति जो है ज्यादा देखने को मिलती है इस गाँव में या इस क्षेत्र में। चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल गए। अभी के टाइम पे भी कांग्रेस की बात करें तो वो जातिगत सर्वे की बात कर रही है, जातिगत आरक्षण की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अभी चुनाव प्रचार किया तो उसमें यही कहा कि हम जातिगत सेंसस करवाएंगे, ओके, कास्ट सेंसस। तो इसका मतलब क्या है कि जाति जो है वो बहुत ज्यादा बढ़कर है उनके लिए। सार्वभौमिक मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे जातिगत समर्थन पाने और लोगों को लामबंद करने की कोशिश ना करें, जाति के आधार पर भटकाने की कोशिश ना करें। ओके, कोई पार्टी किसी एक जातीय समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती क्योंकि लोगों की सोच बदल गई है। वोट बैंक कहते थे पहले से हम, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स हमारे को देखने को मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे अब जाति से धर्म पर आ गई बात के धर्म जो है ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है हमारे को। जाति के अंदर खुद राजनीति देखने मिलती है। हर जाति खुद अपना बड़ा बनाना चाहती है अपने आप को। कुछ ऊंचली जाति है जो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है, जैसे जाट, राजपूत, ये जो जातियां हैं, या हम गुर्जरों की बात करें तो ये धीरे धीरे जो है छोटे और नीचा बताकर दूसरी जाति के साथ गलत व्यवहार करते हैं। एक जाति अपने दम पर सत्ता कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादा राजनीति ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों को जो है वो गलत भला बुरा कहती है। अगड़ा पिछड़ा जो है ये शुरू हुआ है, इसी से शुरू हुआ है जातिगत भेदभाव के कारण। ओके, तो इस तरीके से और जाति के अंदर ही हमारे को ये राजनीति देखने मिलती है कि एक जाति दूसरी जाति से अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है। इस चैप्टर में यही है। ओके, इसमें हमने किन चीजों को जाना, एक तो जाना पहले सबसे पहले जेंडर के बारे में, निजी सार्वजनिक के स्त्री और पुरुष के बीच में क्या भेदभाव देखने मिलते हैं हमारे को। फिर रिलीजन के ऊपर हमने जाना कि धर्म में सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता क्या देखने मिलती है। फिर कास्ट के बारे में जाना, कास्ट किस तरीके से राजनीति में देखने मिलती है, राजनीति कास्ट के अंदर किस तरीके से देखने मिलती है, और राजनीति में जाति किस तरीके से अपना रोल अदा करती है। ओके, तो इतना ही है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कोई चीज ना समझ में आई हो उसको आप कमेंट करके जरूर बताएं। बेल आइकन को प्रेस करो और ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग करने के लिए चैनल को फॉलो करो। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखो, दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। और कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी सारी हेल्पफुल वीडियो आपको उपलब्ध है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।